नमस्कार, इंडिया इकोस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एक वेटरनरी डॉक्टर मिथिला, जिनसे हम जानेंगे अपने घरेलू पेट्स का हम कैसे ध्यान रखें, उन्हें कैसे बीमारियों से बचाएं और किन किन बातों को हमें याद रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मिथिला से। डॉक्टर मिथिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इकोस पॉडकास्ट में। मैं सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आजकल न्यू कमर्स नए बच्चे हैं, अगर उनको आपके इस फील्ड में करियर बनाना है तो उनके लिए पहले क्या ज़रूरी है और किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं? सो बेसिकली पहले से तो बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ है। वेटनरी साइंस कॉलेजेस बेटर है, स्ट्रक्चर बेटर है, अच्छे क्लिनिक्स है जहाँ आप सीख सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक एनिमल लवर होना ज़रूरी है, आई थिंक बिफोर यू गेट इनटू दिस फील्ड, है ना। एंड अब जो है, अभी का जो सिस्टम है इसमें नीट के थ्रू ही होता है, जैसे MBBS होता है, एंड आपको BCV चाहिए 12th में, एंड उसके बाद आप नीट के थ्रू स्टेट वाले कॉलेजेस में जा सकते हैं। एंड एक ऑल इंडिया एग्जाम भी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोगों को नहीं पता उसके बारे में, ICAR का। उसके थ्रू भी आप वेरियस स्टेट्स के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके थ्रू भी बच्चे जा सकते हैं इस फील्ड में। वेटनरी साइंस BVSC है डिग्री का नाम। एंड आई थिंक पहले इट वाज अ अल्टरनेटिव टू MBBS, जिनको MBBS नहीं मिलता था वो जाते थे वेटनरी में, बट अब फर्स्ट चॉइस भी है काफी लोगों की। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने कैसे चुना? मेरे तो जो घर वाले हैं वो पहले से एनिमल लवर्स रहे, हमारे पास हमेशा रेस्क्यूज वगैरह रहे, तो मैंने 8 या 9 इयर्स में डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। सो मतलब मैं जब खुद छोटी बच्ची की तरह करती थी तो वो मेनी थिंग्स की जो मैं नहीं कर सकती थी, सो वो सिचुएशन मेरे साथ ना आए दोबारा, उसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। तो कभी-कभी इसमें आपको मुश्किलें भी आती होंगी, कभी-कभी ऐसे भी पेट्स आते होंगे जिनको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करती है? सो बेसिकली रिस्ट्रेनिंग बहुत एक फाइन, उसमें हम इम्प्रोवाइज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉग, अकॉर्डिंग टू द कैट। सो जैसे आते हैं उसके हिसाब से हम यही कोशिश रहती है कि जेंटली, मतलब ज्यादा उसे बिना वो करे, हैरास करे, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए। एंड मोस्टली मैंने ये चीज देखी है कि चाहे थोड़ा सा आफती भी अगर हो पेट घर पे, क्लिनिक वाला एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि वो अपने आप ही काफी डिसिप्लिन वे में बिहेव करते हैं हमारे यहाँ। तो कभी-कभी मतलब ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो, आपको लगता हो कि ये तो शायद ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, एनिमल हो या मतलब डॉग हो या कैट हो, तो इस तरह का बिहेव तो नहीं था, बट ये थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, कभी ऐसा भी देखने को मिलता है? स्ट्रेंज का ये है कि जैसे जब पप्पीहुड में ही, जब जैसे बच्चों को डिसिप्लिन चाहिए वैसे पेट्स को भी डिसिप्लिन चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप ज्यादा उसको वो करोगे कि मतलब उसकी हर बात मानोगे, एक सेंस ऑफ, ये पैक एनिमल्स है तो आपको उनको पता होना चाहिए कि अल्फा आप हो एज अ पेट पेरेंट। जब वो चीज नहीं होती, वो स्ट्रक्चर नहीं होता है घर में, तब वो ज्यादा स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं पब्लिक में, काटना या व्हाटएवर नॉट लिसनिंग टू द पेट पेरेंट। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो इनिशियली जब वो पप्पी है तभी ही एड्रेस होना चाहिए। तो जब वो एड्रेस नहीं होता, जब हम ज्यादा सर पे चढ़ाते हैं समवेयर, तो ये चीज आती है। तो ट्रेनिंग इज मस्ट। कैट, डॉग या और भी कुछ तो सबसे आसान जिसके साथ टैकल करना होता है वो कौन सा पेट होता है? सबसे आसान तो आई वुड से डॉग। आप कह सकते हैं कि आप ज्यादा डॉग लवर हैं कि कैट लवर हैं? मैं कैट लवर ही हूँ एक्चुअली। आई थिंक शायद आपके पास भी कैट्स हैं और डॉग भी है। डॉग्स 2 हैं, कैट्स थे तो एट द राइट एज ऑफ 15-16 सब दे पास्ड अवे नाउ। अभी तो नहीं है मेरे पास कैट्स, बट डेफिनेटली मैं कैट पर्सन हूँ। ये बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली बहुत दिन से चाह भी रहा था आपका पॉडकास्ट करना, और शायद हम कोऑर्डिनेशन में कहीं नहीं कर रहे थे और कर नहीं पा रहे थे। तो आपके इस करियर में अगर हम बात करें, सबसे मजेदार केस अगर कोई आपको बताना चाहे, किस तरह का रहा? मजेदार केस आई थिंक मेरे लिए तो वही होता है जो बिल्कुल ही डायर कंडीशन में आते हैं, स्पेशली जैसे हमारे यहाँ NGO वाले भी काफी सारे लेके आते हैं डॉग, जो बिल्कुल ही लोग जो बाहर से आते हैं लगता है कि नहीं ये तो बचेगा ही नहीं, एंड हम उसको एक 0 से 10 पे लेके आते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही सैटिस्फाइंग रहता है। अच्छा, जैसे आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें जैसे आपके फ्रेंड्स हैं जो भी कहीं उनको पता चलता है कि आप एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले किस तरह के सवाल वो आपसे करते हैं आपके प्रोफेशन में? नहीं, जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें तो पता ही था कि मुझे यही करना है, तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि जो लाइन मैंने चुनी है उससे।
तो बस उनका ये रहता है कि टाइम निकालने के लिए रहता है, बस क्योंकि मुझे टाइम नहीं दे पाते, दैट्स ओनली थिंग, वरना तो अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, लोगों में ये भी देखा जाता है कि अजीब अजीब तरह के पेट्स कोई रेसेट पालता है, कोई सांप पालता है, मतलब ये क्या फ्रेंडली होते हैं, इनको पाला जा सकता है? एक्चुअली जो इंडियन लॉज है वो प्रोहिबिट करते हैं कि आप वाइल्ड लाइफ में जो इंक्लूड होता है उसे मत पालिए। हेवी फाइन्स है अप टू 2 लाख। सो अगर आपको पालना है तो डोमेस्टिक में आप डॉग, कैट, गोट, गिनी पिग ऐसे एक्सोटिक पेट्स पाल सकते हो, बट जो वाइल्ड लाइफ में आता है लाइक लिजर्ड, वो क्या बोलते हैं उसे, मॉनिटरी लिजर्ड हो गया या मंकी, ये सब नहीं एक्चुअली एज पेट्स आप रख सकते हो आइडियली। तो हम अपने क्लिनिक पे भी नहीं उनको ट्रीट करते, वो जू में ही डायरेक्ट प्रेफर करते हैं। पेट्स भी अगर हम कहें तो क्या पेट्स भी बच्चों की तरह से विजिट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई आपने ऐसा देखा अपने सामने? पेट्स अभी आजकल के जो पेट पेरेंट्स हैं वेरी मच वो होते हैं, बहुत लाड करते हैं अपने पेट्स का एंड हर चीज वो करते हैं। तो जैसे जो पेट्स आते हैं वो नहीं मानते हैं, मतलब उनकी जिद्दीपना दिख जाती है। अगर उन्हें मजा नहीं पहनना है तो वो नहीं पहनेंगे, और हम अपने तरीके से करें तो पेट पेरेंट को लगता है कि वो चीज है। तो जिद्दीपना है बट हर किसी में नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लविंग, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव। अभी कोई ऐसा पेट जिसको आपको ट्रीट करने में मजा आता है? So basically, I think हमारे cats की बात करें, cats are the most difficult to handle वाले pets जो होते हैं क्लिनिक में जो आते हैं, क्योंकि उनका handling is not like a dog। dog को आपने मजे बना दिया या leash लगा के उसे restrain कर लिया टेबल पे, वो easy जो होते हैं। लेकिन cats के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी claws का भी यूज करेंगे, वो आपको काटेंगे भी, and cats are like 1% pet होते हैं, वो अपने सिर्फ ओनर से रहता है। तो हम एज न्यू पीपल वो हमसे हमेशा हॉस्टाइल ही रहते हैं ज्यादातर। एक क्लिनिक एनवायरनमेंट में तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं गुस्से में। तो कैट्स को हैंडल करना इज अ टेक्निक, एंड वो मतलब डेली हम अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं कि हम कैट पेशेंट जब आए तो उसको कैसे जेंटली हैंडल करके अपना ट्रस्ट गेन करें, चाहे उसे इंजेक्शन लगाना हो, कैनुला लगाना हो, ये सब काफी टफ होता है कैट्स। कहते हैं कि शायद कैट जो होती है वो सेल्फ ओनर होती है। यस डेफिनेटली, हम स्लेव्स होते हैं। अच्छा, मैंने देखा है जैसे मेरे पास भी कैट्स हैं, तो जैसे डॉग के अंदर एक चीज होती है, जैसे हमने कोई लकड़ी ली या कुछ थ्रो किया, हम जाके पिक करके ले गए, ये बिहेवियर मेरे कैट के अंदर है। अच्छा, जैसे मेरी कैट है अपनी, तो मैं जैसे कोई भी कागज की बॉल या कुछ भी थ्रो करूंगा, तो जो मेरा मेल कैट है वो जाएगा, उसको मुंह से पकड़ेगा और वापस मुझे बेड पे लाएगा। अच्छा, ये चीज मैंने उसके अंदर नोट की। वो रेयर है, मतलब वो लोग एंटरटेनिंग होते हैं, खेलेंगे कूदेंगे, वो सब आपको बहुत एंटरटेन करेंगे, बट फेच करना वो न्यू चीज है, इतना नहीं देखा है मैंने कैट्स में। शायद आपके लिए करते होंगे सिर्फ, हमने भी शायद ऐसा। अच्छा, जैसे कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनको न्यूट्रल बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत ही जरूरी है। आज के टाइम पे जो पेट पॉपुलेशन बोलो या स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, why to add to that? First thing. Secondly, अगर medically बात करें तो न्यूट्रिएंट स्टेरिलाइजेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप आगे जाके जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे यूट्रस में पस भर जाना है या मैमरी ट्यूमर्स है या कुछ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बहुत सारे हैं, तो वो सब अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इलेक्टिव अर्ली न्यूट्रिएंट करें तो। जब डॉग लाइक लार्ज ब्रीड डॉग्स में हम अराउंड 1.5 years मानते हैं, स्मॉल ब्रीड में 1 year के अराउंड करना हमारा प्रेफरेंस है। कुछ लोग इसको मतलब थोड़ा ऑफेंसिव ले जाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए कि पॉपुलेशन को हम कौन होते हैं रोकने वाले, थोड़ी इस तरह की मेंटालिटी के साथ भी लोग डील करते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है, क्यों कराना चाहिए? ऐसे तो अभी जैसे एक कभी कभी मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि हम इससे माँ बनने का हक नहीं छीन सकते हैं या इस टाइप की चीजें, तो वो एक कॉन्सेप्ट, मतलब उनका माइंड इज नॉट लाइक ह्यूमन। अगर एक पपी है, अगर वो एक सेक्सुअली मैच्योर एज में पहुंच जाता है, वो अपनी मम्मी के साथ भी मेट कर सकता है, वो अपनी बहन के साथ भी कर सकता है, जो एक ह्यूमन बीइंग में नहीं होती ना ये चीज, तो वो अलग है, उनकी एक स्पीशीज अलग है। यू कैन नॉट थिंक इन द सेम वे कि वो ऐसे इस बेसिस पे नहीं सोच सकते वहाँ। तो मेरे ख्याल से मतलब अर्ली न्यूट्रिएंट, मतलब मैंने देखा है कि कोई भी डॉग है वो बहुत बार 2 चीजों में ऑपरेशन टेबल पे आता है, या तो इलेक्टिवली आता है जब वो यंग है कि उसकी स्टेरिलाइजेशन हमने करा दी, एनेस्थेटिक रिस्क भी कम है, सब कुछ है, या फिर वो 10 years 12 years की उम्र में आता है जब वो किसी प्रॉब्लम के साथ आता है।
तब जब हम सर्जरी करते हैं वो ज्यादा रिस्की भी होता है और ज्यादा उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हम सोचते हैं कि क्यों पहले नहीं कराया। सो आई थिंक लोग अवेयर होना जरूरी है, पढ़िएगा उसके बारे में। मोस्टली मुझे लगता है स्टेरिलाइजेशन के साथ बेनिफिट्स ही हैं। अगर एक ही चीज में बोलूंगी जो नहीं है वो थोड़ा बहुत वेट गेन का रहता है, कि वेट गेन की टेंडेंसी आती है स्टेरिलाइजेशन के बाद। बट अगर डॉग और कैट को एक्टिव लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, तो वो भी आप कॉम्बैट कर सकते हैं। उसको इतना बड़ा चीज नहीं है। जैसे देखा जाता है जितने कैट हो या डॉग हो या और भी जानवर, ये सब अपने आप को अपनी सफाई करते हैं, लिख करके अपने आप को सफाई। तो कैट्स में भी और डॉग में भी डीवॉर्मिंग चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्या रोल रहता है उनकी हेल्थ के लिए? So basically वर्म लोड तो रहता है पपीज में, किटन्स में। जो उनके मदर में अगर वर्म लोड है तो भी मिल्क के थ्रू भी वर्म्स का वो हो सकता है ट्रांसफर। सो डीवर्मिंग हम जो है 21 डेज एज यंग एज 21 डेज में करते हैं पपीज और किटन्स में। एंड हमने ऐसे भी किटन्स देखे हैं जो वर्म लोड से मरे भी हैं। मतलब इतना वर्म लोड एक सीरियस इशू है, स्पेशली छोटे पप्स और किटन्स में। सो बचपन का अगर मैं बोलूँ तो रेगुलर डीवर्मिंग हम करते हैं 6 मंथ्स तक, 14 डेज में एक बार या 1 मंथ में एक बार। उसके बाद एडल्टहुड में 3 to 4 मंथ्स में एक बार। यूएस में एक सिस्टम है कि जैसे वो लोग जो है अपने पेट्स का स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, उसमें वर्म्स देखते हैं, तब वो जाके डीवर्मिंग करते हैं। बट यहाँ पे इतना वो नहीं हुआ है अभी पब्लिक में, तो हम एक जनरल को दे देते हैं कि आप 3 to 4 मंथ्स में एक बार जरूर कराइए, ताकि आप जो खाना दे रहे हो वो उसी को लगे, ना कि वो वर्म्स में। डॉग और कैट की बात में क्या सही है जो होती है जब उनको न्यूट्रिएंट की अगर डॉग्स की अगर बात करें तो जैसे एक जो रिसेंट साइंटिफिक वो हुआ है उसमें ये लिखा है कि जैसे लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं उनकी पूरी जब स्केलेटल ग्रोथ हो जाए तब आपको न्यूट्र करना चाहिए। उससे पहले अगर न्यूट्र करते तो जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह जरूरी होता है बोन ग्रोथ के लिए वो रुक जाता है। तो लार्ज ब्रीड डॉग्स, लैब्स, जर्मन शेपर्ड्स जो भी सेम बर्मन, ये सब को आपको 18 मंथ्स पे कराना चाहिए। एंड जो इंडी डॉग्स हो गए या कैट्स हो गई, उनको फर्स्ट हीट की 2 मंथ्स बाद अराउंड दे आर लाइक सेक्सुअली मैच्योर, आप वो करा सकते हो। कैट्स की बात करें, कैट्स में मेल कैट्स को तो हम 5 to 6 मंथ्स में कर लेते हैं यूजुअली, बिकॉज नहीं तो उनका स्प्रेइंग एक बार शुरू हो गया देन वो मुश्किल हो जाता है उसको रोकना, या बाहर जाने की टेंडेंसी हो जाती है मेल कैट्स में। एंड मेल कैट्स जब बाहर जाके लड़ लुड़ के आते हैं, डज नॉट एंड वेरी वेल, ये चीज है मेल कैट्स में। एंड फीमेल में अराउंड 2.2 kg जब पहुंच जाती है तब हम करते हैं। आइडियल क्या मार्केट सभी कैट्स का अगर न्यूट्रिएंट के हिसाब से करें तो 2.2 kg हम एक वो बेसलाइन मानते हैं कि इसमें हम कर देते हैं इजीली। ओबेसिटी की बात करें तो डॉग्स में और कैट्स में बहुत देखने को मिलती है। जो लोग इनको पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, शायद थोड़ा लाड भी रखते हैं कि अच्छा खिलाओ, अच्छा, बट उनको ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। तो उसको कैसे वो बचा सकते हैं? मतलब हम उनको क्या एक मैसेज दें जिससे उनको ये पता रहे कि अब ये ओबेसिटी की तरफ जा रहा है और अभी से रोकना है। सो बेसिकली अगर अभी की अगर बात करें तो जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो ऑब्वियसली पेट पेरेंट्स के वजह से है। आई वुड से कि जैसे आप सोच रहे हो कि एक डॉग को आप 6-7 रोटी खा रहा है या आप उसको वॉक्स पे नहीं ले जा रहे, ये सब फैक्टर्स है। लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, ट्रीट्स भर भर के ऑल ऑफ दैट। सो कंट्रोल में कोई भी चीज ठीक लगती है एंड उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिफरेंट है, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, तो आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो। बट कार्ब्स में रोटी भर भर के देना या चावल इतना सारा, मतलब इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। एंड एक्सरसाइज की अगर बात करें तो आप या तो खुद ही वॉक पे एटलीस्ट मे बी आधा किलोमीटर, तो बहुत छोटा सा है, कुछ लोग हैं जो 3 किलोमीटर भी घुमाते हैं, एटलीस्ट हाफ किलोमीटर सुबह शाम एक्सरसाइज भी जरूरी है कीप देम इन शेप। नहीं तो अगर आज की बात करें तो हम कोलेस्ट्रॉल वाले देखते हैं, हार्ट इश्यूज वाले डॉग्स देखते हैं, ये सब ओबेसिटी का ही कारण है। प्लस आर्थराइटिस, पैरालिसिस, बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि जो ओबीस डॉग्स को फेस करना पड़ता है। तो ये भी देखा जाता है कि जो लोग हैं जो खुद खाते हैं वही अपने डॉग्स को, अपने कैट को खिलाते हैं, उस तरह की उन्हें आदत डालते हैं कि उन्हें वही खाना, तो खाना सेफ होता है। सी कभी कभार इट्स ओके कि आपने ऐसे दे दिया, हफ्ते में एक बार दिया, 2 हफ्ते में एक बार दिया, बट एक रेगुलर बेसिस पे पराठे खिलाना या बिरयानी खिलाना आई वुडंट से कि मतलब चीज से। तो अब जो मार्केट में कैट फूड या डॉग फूड या जो भी पेट फूड आते हैं वो कितने सेफ हैं और कितने हेल्दी हैं? सी पेट फूड मेरे हिसाब से इज जस्ट इजी। मतलब अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए वो है कि इजीली मैंने डाल दिया और वो चीज़ पूरी हो गई, मुझे टाइम नहीं मिला। बट डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि होम फूड अगर क्यूरेटेड
प्रॉपर प्रोटीन के साथ कैलकुलेट करके अगर आप देते हो तो होम फूड बेटर है डेफिनेटली, क्योंकि पेट फूड में अल्टीमेटली ड्राई डॉग फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। अगर आप भी ऐसे रोज कैन से खाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा ही प्रिजर्वेटिव्स आपकी बॉडी को। सो एंड मार्केट में देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, तो उसमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा अच्छा है, कौन से में अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत बार फालतू भी चीजें होती हैं जो हार्म ज्यादा करती है, उससे अच्छा तो आप दही चावल दे दो, वो वाली बात है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था, अगर घर की देना है और ये इतना सेफ नहीं है, हम क्या क्या खाना दे सकते हैं डॉग्स को या कैट को, क्या क्या बनाना है? डॉग्स कैट तो कंप्लीटली डिफरेंट है। आप डॉग को फिर भी एक बार कोई वेजिटेरियन डाइट पे रख सकते हो कि आपने चावल दे दिया, दही दे दिया, या सोयाबीन दे दिया, पनीर दे दिया, बॉइल्ड एग व्हाइट दे दिया, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिर फिश हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। बस आपको केयर करना है कि आपके डॉग के क्या स्पेसिफिक नीड्स है। अगर कोई डॉग है जो सपोज उसको चिकन की एलर्जी है, तो ऑब्वियसली आप फिर नहीं दोगे, तो आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा कि आपके डॉग को क्या सूट करता है। कोई भी पर्टिकुलर फूड आप देते हो उससे वो कान हो जा रहा है या रेड हो रहा है, तो वो आपको रोकना है। एंड कैट्स की अगर बात करें तो कैट्स तो ऑब्लिगेट कार्निवोर्स है, वो वेजिटेरियन डाइट पे नहीं रह सकते बिल्कुल भी। तो आपको कैट्स के लिए होम फूड में थोड़ा ट्रिकी है, बट मैंने मैनेज किया है मेरे कैट को टोटली शिफ्ट करने को होम फूड में। तो हम चिकन, एग, राइस, फिश ये दे देते हैं कैट्स को, तो इट इज पॉसिबल। दूध को लेके भी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। दूध को लेकर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दूध हार्मफुल होता है पेट्स के लिए, कुछ लोग तो सिर्फ दूध ही देते हैं, राइट? क्या है? सो मुझे ऐसा लगता है दूध, मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मत पियो, कुछ नहीं है उसमें, मतलब दूध में कुछ नहीं है। लाइक इट्स लाइक कोई न्यूट्रिशनल, मुझे नहीं लगता कि दूध कोई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो डॉग्स और कैट्स को भी क्यों देना है? लाइक पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना अवेयरनेस नहीं था, बचपन में मैंने भी दिया है कैट्स को, बट अभी मुझे ऐसा लगता है क्यों दिया मैंने, उससे समय कुछ और दे देती, उससे वहाँ पे अंडा दे देती, कुछ तो दे देती। सो दूध मुझे नहीं लगता, लाइक देयर आर सम डॉग्स एंड कैट्स जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध पीते ही उन्हें लूज मोशन हो जाता है, ऐसे को तो बिल्कुल नहीं देना है। बाकियों का ये है कि मतलब कोई न्यूट्रिशन बेनिफिट नहीं है, उससे अच्छा आप दही दे दो, वो एक प्रोबायोटिक की तरह भी काम करेगा, गुड है बॉडी के लिए, विटामिन दे सकते हो, ये चीजें हैं। सो दूध का ये है कि अगर आपके पास किटन है तो डेफिनेटली आप मत लो दूध, बिकॉज कोई कोई किटन्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, और दूध की वजह से अगर उन्हें एक बार लूज मोशन शुरू हो जाए तो वो रुकना मुश्किल होता है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उस चीज को नजर रखते हुए आप मत दो। इस मामले में तो मेरी कैट बहुत अच्छी है, दूध पीती है? मतलब नहीं, अगर दूध खुला भी मैं रखूंगा तो सिर्फ सुनेंगी उसके बाद। हाँ, आज तक कभी उन्होंने वो डाला ही नहीं दूध। ग्रेट, हमें पता है। तो वो सिर्फ उसी डाइट में रहती है हाँ। कि जो या तो जो मैं बाजार से देता हूँ, या अगर रॉ में चिकन या कुछ लेके आता हूँ तो बस वो खाएगा उसके अलावा, और वो भी मेरा मील खाएगा, फीमेल को रॉ भी नहीं। अच्छा, तो जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो मेन बीमारियां होती हैं, सबसे कॉमन बीमारी कौन सी होती है जो डॉग को या कैट को हो सकती है? अगर हम कॉमन बीमारी डॉग्स में अगर बोले तो आज के टाइम पे आई वुड से टिक फीवर काफी कॉमन हो गया है। पहले जो था पारो, अभी डिस्टेंपर वगैरह ज्यादा कॉमन था, जो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशंस। डॉग में एक एनुअल वैक्सीनेशन आता है जो सारी ऑलमोस्ट कॉमन वायरल बीमारियां कवर करता है, डेंजरस वंस बीइंग पार्वो, डिस्टेंपर। अब पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है, ऑलमोस्ट आई वुड से 80% लोग तो वैक्सीनेट कराते हैं, तो एक मास इम्यूनिटी तो आ गई है डिजीजेस के अगेंस्ट। एंड अब जो कॉमनली दिखता है वो टिक फीवर है, क्योंकि टिक्स का इतना ज्यादा हो गया है कि टिक्स की वजह से टिक फीवर बहुत कॉमन है डॉग्स में। तो उसमें एक सिंपल सॉल्यूशन है टिक प्रिवेंशन। टिक प्रिवेंशन आप पहले से करके रखो, उसके लिए आपके पास स्पॉट ऑन स्प्रे, बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में जो आप यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट दिस डिजीज। और अगर कैट्स में अगर बात करें तो कैट्स में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशंस। तो मैं बहुत सारे कैट्स देखती हूँ जो वायरल डिजीजेस के साथ आते हैं, राइनोट्रैकिटिस, कैल्सीवायरस, ये सारे डिजीजेस काफी कॉमन है कैट्स में, तो वो बहुत फेटल भी होता है बहुत बार इनके केसेस में। तो आई थिंक कैट्स में वायरल वाला एस्पेक्ट है जो वैक्सीनेशन से कवर हो सकता है, बट अभी वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के साथ साथ ये है कि मोस्टली कैट हाउसहोल्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 6-7 कैट्स होती है, स्टेरिलाइजेशन होती नहीं है, फिर वही मल्टीप्लाई होके 1-2 कैट्स 16 कैट्स कम बन जाके पता नहीं, 16 कैट्स का वैक्सीनेशन कराना, 16 कैट्स का स्टेरिलाइजेशन कराना वो नहीं हो पाता। तो आई थिंक वन इज स्टेरिलाइजेशन। मैंने ऐसे देखा भी है कि मतलब शॉप में कराते नहीं है, क्योंकि हमें कराना नहीं है, और धीरे-धीरे उन्हें बढ़ते चले जाते हैं कि उनके सरदर्द बन जाते हैं, अब उन्हें एक भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, वो ये चीज मैंने देखी है, ये बहुत कॉमन चीज है।
तो अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या क्या सावधानी पेट्स के बारे में चाहिए? क्योंकि बाहर भी ले जाना होता है, हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो बेसिकली बरसात के इसमें मैंने देखा है ज्यादातर पेट्स को रेन वाटर की वजह से लाइक फंगल इन्फेक्शंस वगैरह पॉज में ज्यादा होता है, एलर्जी ज्यादा होती है इस मौसम में, हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो लोग मोस्टली आप देखोगे इस टाइम पे डॉग्स कंटिन्यूस अपना पॉ लिक कर रहे हैं या कान खुजा रहे हैं या बॉडी पे पूरे रेड रैशेस हो रहे हैं। तो उसके लिए आई वुड से व्हाट वी रेकमेंड इज वन इज दैट अगर हो सके तो आपको बहुत सारे पॉ स्प्रेज आते हैं जो आप लगा के जा सकते हो, एक काइंड ऑफ वाटरप्रूफ लेयर बन जाता है पॉ में, तो आप वो लगा के वॉक पे ले जा सकते हो। Amazon वगैरह में शूज वगैरह मिल जाती हैं कि वो पहना के ले जा सकते हो अगर वो पहने तो। एंड तीसरी चीज रेगुलर बाथ्स आई थिंक मानसून में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बिल्टअप है उसको वो करना निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है और आपका डॉग एक थिक कोटेड डॉग है तो आप प्रायर आफ्टर वॉक उसको हेयर ड्रायर कोल्ड हेयर ड्रायर से भी ड्राई कर सकते हो, वो भी वर्क करता है अच्छे से। बस ये देखा जाता है जैसे थोड़ा कुछ हम डॉग या कैट को बीमार होते हैं तो जो हम ह्यूमन की खाने वाली दवाइयाँ होती हैं वो भी अक्सर लोगों ने दे देते हैं, क्या वो सेफ होती है? आई वुडंट रेकमेंड, बिकॉज बहुत सारे दवाइयाँ ऐसी होती है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पेट्स में, इवन स्पीशीज कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। हो सकता है कि डॉग को मैं ये दवाई दूं और कैट को वो दवाई बिल्कुल नहीं देनी है, ऐसे भी होते हैं। तो वो तो हम अलग स्पीशीज हो गई, ह्यूमन बीइंग्स। एक कॉमन मैं एक बोलूंगी कि जैसे कैट्स, अगेन कैट्स पे आ गई, पर कैट्स में जैसे बहुत बार पेट पेरेंट्स पैरासिटामोल देते हैं। पैरासिटामोल कैट्स को देना इज लाइक इंस्टेंट डेथ है उनकी, कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उनका लिवर फेलियर में चले जाते हैं। एंड अगर देने के बाद भी दिन अगर 2 आवर्स नहीं वो वेट पे पहुंचते और उनको कुछ ऐसे दवाइयाँ नहीं दी जाती तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। या ग्रूफिन नहीं देना आपको, मतलब मैं तो ये बोलूंगी आप ऐसा वेट ढूंढो जो आपके साथ थोड़ा सा टच में रहे एज अ फैमिली वेट। एंड कुछ भी अगर हो तो आप पहले उनका गाइडेंस ले छोटी मोटी चीजों के लिए बिफोर गिविंग एनीथिंग, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एंड ऑल भी जैसे मैं देखती हूँ कभी किसी ने शुरू किया वो 10-10 दिन 15 दिन 1 महीना चल रहा है, नहीं मतलब एक होना चाहिए, खुद से सेल्फ मेडिकेट मत करिएगा। तो जैसे हम लोग होते हैं तो हम लोग तो अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स बना के, जिन लोगों के घर में पेट्स होते हैं कुछ ऐसी बेसिक दवाइयाँ बता देंगे जो वो अपने घर में रख सकते हैं एज अ इमरजेंसी इस्तेमाल करके। सो मेरे हिसाब से वन इज अगर एक वुंड वाइज बात करें कि आपको डॉग को चोट लगी है, इंस्टेंटली आपको बेड पे ले जाने तक उसको कंट्रोल करना है, तो आप एक अपने साथ कॉटन गॉज टेट्राबेंजोइन करके आता है ब्लीडिंग रोकने वाला, वो रख लीजिए एटलीस्ट जाने तक आपने टाइम मैनेज करके उधर लेके गए। बाकी ह्यूमन मेडिकल स्टोर्स में एक्टिवेटेड चारकोल की टैबलेट्स आती हैं, सो वो आप रख सकते हो। एक्टिवेटेड चारकोल में हम लोग ऑलमोस्ट जैसे कुछ भी अगर टॉक्सिन हम सस्पेक्ट भी करते हैं कि इस डॉग ने कैट ने खाया, सबसे पहले हम एक्टिवेटेड चारकोल ही देते हैं कि टॉक्सिन बाइंड हो जाए। जब तक आप पेट पे नहीं ले जाते हो आप एटलीस्ट एक्टिवेटेड चारकोल दे दो कि मतलब इतना अब्जॉर्प्शन ना हो उस टॉक्सिन का। और बाकी आप एटलीस्ट एक उल्टी की दवाई भी रख सकते हैं अगर एक्यूट वॉमिशन हो रही है और आप तुरंत नहीं लेके जा सकते, लेकिन उस टाइम पे उसकी वॉमिटिंग रोकने के लिए आप कुछ ऑर्निसेट्रॉन या कुछ भी ऐसे रख सकते हो। ऑफ कोर्स डोसेज जो है आप अपने डॉग के वेट या कैट के वेट के अकॉर्डिंग पहले आप वेट से पूछ के ही दीजिएगा, वो आप रख सकते हो। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है कि हेल्प कर सकते हैं पेट पेरेंट्स को उल्टी की दवाई। जैसे हमारे घरों में सेट होती है और इस तरह के कीड़े वगैरह डॉग या कैट को खा लेते हैं, तो कितना डेंजर है इनके लिए, हमें बचाना चाहिए इनसे कैसे? आइडियली एक अभी जैसे मेरे पास कल एक डॉग आया था जिसने एक टोड खाया हुआ था, वैसे उसे कुछ हुआ नहीं बट वो लेके आए थे किसने खा लिया। अब उसे कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो टोड में भी नहीं था पॉइजनस, बट ऐसे कुछ होते भी हैं जानवर जो होते हैं पॉइजनस कि जैसे वो सेंटिपीड वगैरह कुछ टाइप के होते हैं जो हो सकते हैं। तो अगर आपके डॉग्स को कैट्स को टेंडेंसी है वो चीज खाने की तो अवॉइड करना ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो है कि नहीं। बहुत बार ऐसे पॉइजनिंग के केसेस आते हैं कैट्स में जो कि जैसे किसी ने चूहे मारने की दवाई डाली, चूहे ने खाया, उस चूहे को कैट ने खाया और उसको उससे इनडायरेक्टली पॉइजनिंग हुआ, ऐसे भी होता है। तो अगर आपके घर में तो डेफिनेटली आप नहीं यूज कर सकते हो, आपके घर में पेट्स है तो आप नहीं यूज कर सकते हो ऐसी चीजें, हेट हो गया या रैट किल वगैरह मत यूज करिए। जो नए पेट पेरेंट्स होते हैं क्या सलाह देंगे, किन चीजों में खास कर ख्याल रखना चाहिए अपने पेट्स के लिए?
नए पेट पेरेंट्स का मैं ये बोलूंगी कि वन इज कि आप टाइमली वैक्सीनेशंस कंप्लीट करिएगा, आपका लाइफ बहुत ही टेंशन फ्री रहेगा अगर वैक्सीनेशंस कंप्लीट है आपके पेट के। तो नजदीकी जो भी आपके एक अच्छा सा वेट ढूंढिए जो आपको गाइड करे कि क्या खिलाना है, कैल्शियम की जरूरत है यानी व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू योर ब्रीड जो भी आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपको सही गाइडेंस दे। एंड उसके अलावा आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। इस पे बहुत स्ट्रेस मुझे देना है क्योंकि अभी जैसे आप रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे आए हैं, यहाँ देहरादून में हुआ था कि डॉग ने अटैक किया, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो उसमें आई वुड से कि अगर आप पहले से ही ट्रेनिंग दो अपने पेट को, तो इवन जो डेंजरस ब्रीड्स हमारे पास आते हैं जो मतलब उन्हें मजल भी नहीं करना पड़ता, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ गुड ट्रेनिंग कि मतलब वो आपकी बात मानता है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो एक पपीहुड में ही स्टार्ट होती है चीजें। बहुत बार हमारे पास एक 4 मंथ का या 5 मंथ का पपी आता है जो अननेचुरल गुस्सा दिखा रहा है, तभी हम रेड फ्लैग डालते हैं पेट पेरेंट के सामने, देखो लाइक आप इसको बिगाड़ रहे हो, अभी से इसमें कुछ करो इस चीज के बारे में, नहीं तो 1 साल बाद आप खुद इसे टेबल पे लाके रखोगे और मना करोगे कि मैं नहीं हाथ लगाऊंगी इसे, आप खुद ही अपने पेट से करोगे। तो वो सिचुएशन ना आए इसलिए आप पहले से ही उसको करो ना, कंडीशन करो। सबसे ज्यादा लाडली और क्यूट जो ब्रीड मानी जाएगा वो कौन सी होगी आपके हिसाब से? मेरे लिए इंडी डॉग्स डेफिनेटली। तो लोग अडॉप्शन की बात करें या पालने की बात करें, सब ब्रांड की तरफ जाते हैं कि एक कोई अच्छा डॉग हो। इंडी डॉग से क्यों नफरत क्यों करते हो, इतना अवॉइड क्यों करते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई है अगर कि जो स्ट्रीट शॉपिंग कर रहा है, एक वो है कि कर रहा है और फिर वो देख रहा है कि मेरे दोस्त के पास कुछ है ये है, तो वो वाली चीज आ जाती है। बट अभी जो जनरल माइंडसेट मैंने एटलीस्ट यहाँ इस सिटी में देखा है दैट पीपल आर वेरी ओपन। मेरे पास बहुत इंडी डॉग्स आते हैं एंड इवन आप रात के 11 बजे भी जाओ, देयर विल बी पीपल जो फीड कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स को भी। तो पेट लवर्स नहीं, एनिमल लवर्स का पॉपुलेशन काफी अच्छा है शहर में। एंड यहाँ इवन आसपास भी इतने अडॉप्शन कैंप्स होते हैं तो उसमें भी काफी अडॉप्शंस होते हैं। सो मतलब वर्स नहीं है लोग, बट जनरली ग्रेजुअली माइंडसेट चेंज हो रहा है। बिकॉज अगर हम पेडिग्री डॉग्स की बात करें तो उनका मेंटेनेंस भी ज्यादा है एंड उनकी केयर भी ज्यादा है। इंडी डॉग्स में इतना नहीं वो जरूरत पड़ती, वो रोबस्ट होते हैं, बीमारियां भी कम पकड़ते हैं एंड बहुत ही लविंग एंड लॉयल भी होते हैं। तो जो हमारे बस सेकंड में देख रहे हैं उनके क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है जो लोग फीड करते हैं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। अगर वो खुद तो फीड नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर कोई दूसरा फीड कर रहा है तो उन्हें इससे भी प्रॉब्लम है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? See, I feel कि इतना तो है कि हमें कोएग्जिस्ट करना है इनके साथ। हम इनको वो नहीं कर सकते कि एग्जिस्ट नहीं करते, इनके साथ कोएग्जिस्ट करना है। जैसे हमारे इमोशंस है कि भाई जब हमें दर्द होता है हम इरिटेबल होते हैं, या हम सो रहे हैं हमें कोई एकदम से जगा दे हमें गुस्सा आ जाता है, या हमें भूख लग रही है तो हम सामने वाले पे चिल्ला सकते हैं। तो सेम वे वो भी फील कर सकते हैं ये चीजों को। तो अगर उनको ना खिलाना वुड बी मोर डेट्रीमेंटल मेरे हिसाब से, कि अगर वो भूखे घूम रहे हैं तो वो ज्यादा एग्रेसिव बनेंगे या ज्यादा चांसेस है कि वो अटैक करेंगे। उनके साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए, जो खिला रहे हैं उन्हें खिलाने दो। एंड मतलब मैं भी देखती हूँ मोस्टली गेटेड सोसाइटीज वगैरह में ज्यादा होता है, बट आई फील द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लवर्स आर मोर, सो समवेयर एक बैलेंस बना देंगे वो। एंड मैं तो ये बोलूंगी कोएग्जिस्ट करो। एंड जो एनिमल लवर्स भी है मैं उनको मतलब यही बोलूंगी कि आप एनिमल लवर के साथ ह्यूमन लवर भी बने। अगर कोई आपकी व्यू अंडरस्टैंड नहीं कर रहा आप उसको समझाएं, मतलब एग्रेसिव ना होके एक कॉमन उस पे आ जाएं और वर्क करें ना एनिमल्स के लिए, ये चीज है। तो सुना आपने, ये थी डॉक्टर मिथिला जिन्होंने हमें बताया कि हम अपने पेट्स का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।